उस लड़के की जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए जुनून की सारी हदों को पार कर गया। क्या है ये सब? हाँ, कितनी बार समझाया तुम लोगों की घर में ये सब मत देखा करो। इसमें उठ पटाख चीजें आती हैं, फिर उसी तरह के कपड़े तुम पहनती हो। अरे मैं तो कहता हूँ ये निहायती गंदी चीज घर में होनी नहीं चाहिए। इसको उठा के बाहर फेंक अभी। फेंक बाहर। अरे तेरा प्रॉब्लम क्या है? तुझे पता है तू आजकल कितनी टिपिकल बातें करने लगा है। ये मत देखो, ये मत खाओ, ये मत पहनो। मेरे को मत समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। ये देख, बस इसमें बहस की जरूरत करो, जिसकी जो मर्जी है वो करो। मैं चला दूंगा। आईएसआईएस के नाम से लोग कांपते हैं। जिस आईएसआईएस के खूनी खेल ने दुनिया को दहला दिया, उसी आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मुंबई के उस लड़के ने अपने मां बाप को भी छोड़ दिया। वो कैसे इराक में आईएसआईएस के गढ़ तक जा पहुंचा। आईएसआईएस के ट्रेनिंग कैंप में कैसे उसने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों से हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। और फिर मौत की उस ट्रेनिंग के बाद कैसे आईएसआईएस के खूनी खेल से डरकर उसने अपने घर वालों को फोन किया, अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। हेलो हेलो अबू, अबू हम बोल रहे हैं। हमारे साथ बहुत बुरी हो गई है अबू, हमें बचा लीजिए। हम घर वापस आना चाहते हैं अबू, हमें बचा लीजिए अबू, हमें बचा लीजिए। मुंबई से 3200 किलोमीटर दूर इराक तक क्यों चला गया अरीब फैयाज एजाज अहमद मजीद? मैं पिछले कुछ अरसे से कुरान पढ़ने और समझने लगा। ऐसा क्या था जो 22 साल के अरीब को आतंकी संगठन आईएसआईएस के गढ़ तक खींच कर ले गया था? ताहिरा से मुझे पता चला कि आईएसआईएस किस प्रकार इस्लाम धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और ताहिरा से मुझे सीरिया और इराक पहुंचने की जानकारी मिली। इराक का सुन्नी चरमपंथी आतंकी संगठन आईएसआईएस, जिसने अपनी दहशतगर्दी से पूरे दुनिया को हिला रखा है। निर्दोष लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस के गढ़ से लौटा है मुंबई से सटे कल्याण का रहने वाला अरीब मजीद। शुक्रवार को जैसे ही अरीब का विमान तुर्की होते हुए मुंबई पहुंचा, उसे पूछताछ के लिए किसी अनजान जगह पर ले जाया गया। एनआईए अरीब से पूछताछ कर रही है। अरीब ने पूछताछ में बताया कि इराक और सीरिया में अब भी 13 भारतीय आईएसआईएस के साथ लड़ रहे हैं, और आईएसआईएस ने इन 13 लड़कों को AK-47 जैसे खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 भारतीय आईएसआईएस में शामिल हो चुके हैं। एनआईए अरीब मजीद के नार्को यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन पर टेस्ट कराने की भी तैयारी कर रही है। एनआईए के सामने पूछताछ में अरीब ने सुनाई है आतंक के घर तक पहुंचने की कहानी। अरीब मजीद ने बताई है हिंदुस्तान से इराक के मोसुल तक पहुंचने की कहानी। अरीब वहां क्यों गया, कैसे गया, किन लोगों के साथ गया, और जब वो आतंकियों के बीच पहुंचा तो वहां क्या हुआ। कहानी इतनी सनसनीखेज है कि देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। मुंबई से सटे कल्याण में रहने वाला अरीब मजीद आखिर इराक क्यों जाना चाहता था? ऐसा क्या हुआ कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस का लड़ाका बनने के लिए तैयार था? सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के सामने अरीब ने जो बयान दिया है, उससे इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए अरीब का ये सनसनीखेज कबूलनामा। 22
22 साल का अरीब मजीद मुंबई के कल्याण में अपने माता पिता और 2 बड़ी बहनों के साथ रहता था। अरीब पढ़ा लिखा था। NIA को दिए बयान में अरीब ने बताया है, मेरी 10वीं तक पढ़ाई लोडास हाई स्कूल कल्याण में हुई। उसके बाद मैंने वाशी के फादर एंजल पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और अब मैं पनवेल के कलसेकर कॉलेज में 3rd ईयर सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे अरीब का मन अचानक बदलने लगा था। मैं पिछले कुछ अरसे से कुरान पढ़ने और समझने लगा था। साथ ही कुरान में जो लिखा उसका अर्थ समझने और हदीस के बारे में जानकारी जुटाने लगा। धार्मिक किताबें पढ़ने, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर मोहम्मद अल आरिफ, इमरान हुसैन, मूसा सेंट टेरिनियो, अबू वालिद, अबू वाहिद, अंजुम चौधरी, अनवर अल आवलखी, शेख अनवर, इनके भाषणों के क्लिप देखता रहता था। साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद के बारे में जानकारी लेने लगा। इन सब चीजों का मुझ पर गहरा असर हुआ और मैं अक्सर इसके बारे में विचार करने लगा। मुझे लगने लगा मुझे भी अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लगने लगा कि इस्लामिक सोच रखने वाले राज्य में रहना चाहिए और कुछ करना चाहिए। इस दौरान मेरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई से ध्यान हट गया। मेरे दोस्त वहद, तनवीर शेख और मेरी विचारधारा मिलती जुलती थी, इसलिए हम इस्लामिक स्टेट कैसे जाएं, इस पर विचार करने लगे। NIA की पूछताछ में आरिफ माजिद ने जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक आरिफ और उसके दोस्तों ने इराक तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत की, घर वालों से झूठ बोला और 6 महीने तक पैसे जमा करते रहे। इराक, सीरिया, ये देश लैंड ऑफ शाम है और हमने ऐसा सुना था कि दुनिया भर के मुसलमानों को यहाँ जाकर हदीस करना चाहिए। हमने जानकारी जुटाई, इसी जगह से शरीयत राज की शुरुआत होगी, ऐसा हदीस है। फिर हमने भी वहीं जाने का फैसला किया। अपने दोस्त वहद फहाद से बातचीत करके पता चला कि हमारे ही इलाके में रहने वाले शहीम और अमन तांडेल की विचारधारा भी हमसे मिलती जुलती है और वो भी इराक जाने का इरादा रखते हैं। फिर मैं इराक जाने के लिए इंटरनेट से जानकारी जुटाने लगा। फिर मुझे पता चला कि ISIS सीरिया में शरीयत राज बनाने के लिए जंग लड़ रहे हैं और सीरिया में जाने के लिए इराक और तुर्की से जा सकते हैं। अरीब ने बताया कि इराक तक पहुंचने की सबसे पहली कड़ी फेसबुक पर मिली। मुझे फेसबुक पर ताहिरा भट्ट नाम की एक महिला की जानकारी मिली। हमें पता चला कि यह महिला दुनिया भर से लोगों को ISIS में शामिल करती है। ताहिरा के साथ मैं फेसबुक और उसके नंबर पर चैट करने लगा। ताहिरा से मुझे पता चला कि ISIS कैसे इस्लाम धर्म के लिए अच्छा काम कर रहा है और ताहिरा से मुझे सीरिया और इराक पहुंचने की जानकारी मिली। इसके बाद कल्याण के थॉमस कुक से तुर्की जाने की जानकारी मांगी तो उन्होंने मुझसे 80,000 और सैलरी स्लिप मांगी। हमारे पास सैलरी स्लिप नहीं होने की वजह से हमने ये विकल्प छोड़ दिया। हमने इराक के रास्ते जाने का फैसला किया। इराक जाने के लिए जियारत वीजा मिलता है और कई सारी ट्रैवलिंग एजेंसीज इसका काम करती हैं। हमने कई एजेंसी से संपर्क किया। उनमें से सबसे कम पैसे मुंबई के राहत ट्रैवल्स ने बताए और सिर्फ पासपोर्ट मांगा। हम चारों ने इराक जाने के लिए करीब 6 महीने तक पैसे जुटाए। मैंने करीब 25 से 30,000 रुपए जमा किए थे। ताहिरा भट्ट ने मुझे अबू फजूल और अबू फातिमा नाम के 2 लोगों की जानकारी और उनका फोन नंबर दिया। मैं दोनों से फेसबुक पर संपर्क में था, इसीलिए अबू फातिमा ने मुझे इराक में एक व्यक्ति का कांटेक्ट नंबर दिया और इराक पहुंचने पर इस नंबर पर कांटेक्ट करने के लिए कहा। इसके बाद शुरू हुई अरीब मजीद, शाहिम टंकी, अमन तंडेल और फहाद शेख के इराक तक पहुंचने की कहानी। राहत ट्रैवल्स के मुताबिक हम चारों ने 15-15 हजार रुपए और फोटो उनके ऑफिस में दे दिए। हमें बताया गया कि 25 मई से 1 जून तक जियारत के लिए हमें एक ग्रुप के साथ इराक भेजा जाएगा। कुछ दिनों बाद हमने राहत ट्रैवल्स को बाकी पैसे दे दिए। मैं अपने घर पर पिछले 1 साल से इराक और सीरिया में जियारत के लिए जाने की बात कहता रहता था, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे पासपोर्ट भी दे दिया था। 22 मई और 23 मई को रात भर मैं अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहा हूँ, ये कहकर मैं घर से निकला। 24 मई को कौन कैसे आएगा, ये हमने आपस में चर्चा कर योजना बनाई।
24 मई को दिन भर मैं मुमरा में फैजल के यहाँ रुका। शाम को मुमरा बाजार में एक बड़ा सा बैग खरीदा और सामान पैक किया। हमने फोन के जरिए कूल कैब बुलाई, किसी को शक ना हो इसलिए हमने मुमरा में कूल कैब का इंतजार किया। कूल कैब आते ही फहाद को मुमरा स्टेशन से अपने साथ लिया और थाने के लिए रवाना हो गए। थाने में शहीम टंकी और अमन तांडेल हमारा इंतजार कर रहे थे। थाने से हम मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। 24 मई को हम लोग मुंबई से इराक के लिए रवाना हुए। इस कड़ी में सबसे पहले अबू धाबी पहुंचे और वहां से 25 मई को फ्लाइट लेकर बगदाद पहुंचे। आरिफ के बयान से ये तो साफ है कि वो और उसके दोस्त फेसबुक के जरिए ISIS तक पहुंचे। जाहिर है फेसबुक पर ताहिरा नाम की महिला के जरिए आतंक के आकर्षण में फंस गया अरीब मजीद। NIA को दिए बयान के मुताबिक अरीब मजीद इराक के बगदाद तक तो पहुंच चुका था, लेकिन अभी ISIS के आतंकियों तक पहुंचना बाकी था। आरिफ मजीद अपने दोस्तों के साथ बगदाद पहुंच चुका था। चारों दोस्त जियारत के वीजा पर बगदाद गए थे। 6 दिनों तक ये अब्दुल कादिर गिलानी नाम के शख्स के साथ रहे और टूर पूरा करते रहे, लेकिन टूर पूरा होते ही चारों दोस्त ISIS तक पहुंचने की कोशिश में जुट गए। बगदाद से हमने उस नंबर पर फोन किया जो हमें दिया गया था। पहले हमें टूर पूरा करने को कहा गया, लेकिन टूर खत्म होने के बाद भी हमें कोई फोन नहीं आया। हमने दोबारा उस मोबाइल नंबर पर संपर्क किया, तब हमें अबू फातिमा ने टैक्सी लेकर मोसुल आने को कहा। हमने टूर गाइड से अपना पासपोर्ट वापस लिया और मौका मिलते ही टैक्सी लेकर मोसुल निकल गए। इराक का मोसुल वही शहर है जहां आतंकी संगठन ISIS ने अपना कब्जा जमा रखा है। मोसुल पहुंचने के बाद हम एक होटल में रुके और एक बार फिर अबू फातिमा से संपर्क किया। अबू फातिमा ने हमें दोपहर की नमाज पढ़कर साबुन मस्जिद में रुकने को कहा। नमाज के बाद फिर हमने अबू फातिमा को फोन किया तो उसने कहा, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मुझे तुम पर पुलिस के आदमी होने का शक है। अगर ये सच हुआ तो आपको मार दिया जाएगा, और फोन रख दिया। हम वहां खड़े ही थे कि इराक आर्मी ने हमें पकड़ा और पूछताछ के लिए आर्मी दफ्तर ले गए। हमारे पासपोर्ट और वीजा की जांच हुई और फिर 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद कहा गया कि यहाँ रहना महफूज नहीं है। इराक की आर्मी ने हमें मोसुल में नहीं रुकने को कहा। ये सब जब हो रहा था तब भी ISIS के लोग हम पर नजर रखे हुए थे। हम दोबारा साबुन मस्जिद के पास आकर रुके। वहां हुंडई कंपनी की एक सफेद कार आई और महज 10 मिनट की दूरी पर हमें एक घर में ले जाया गया। वहां हमारे सामान की तलाशी ली गई। हमसे वहां आने की पूरी वजह पूछी गई। जब हमने ISIS में शामिल होने की बात कही तो उन लोगों को भी ताज्जुब हुआ, लेकिन ISIS में शामिल होने के लिए सिफारिश की जरूरत थी। हमारे पास सिफारिश नहीं होने की वजह से हमें भारत लौटने के लिए कहा गया। हमने वापस लौटने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि हम भारत नहीं जाएंगे, चाहे तो हमें मार दो। इसके बाद अली नाम के शख्स ने हमसे पूछताछ की। आरिफ ने NIA को जो बयान दिया है उससे साफ नजर आ रहा है कि चारों लड़कों पर ISIS में शामिल होने का जुनून सवार था। वो जान की कीमत देकर भी आतंकी संगठन ISIS का हिस्सा बनना चाहते थे। आरिफ अपने दोस्तों के साथ ISIS का हिस्सा बना और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली। हमसे पूछताछ करने वाला अली उमर शिसानी ISIS का बड़ा अफसर था। उससे चर्चा की और हमें ISIS में शामिल होने की इजाजत मिली। फिर हमें एक रेगिस्तान में 8 से 10 दिन रखा गया। बाद में हमें एक कार से रक्का ले जाया गया। वहां हमारे नाम बदले गए। मेरा नाम अबू अली अल हिंदी, शहीम का नाम अबू उस्मान अल हिंदी, फहाद का नाम अबू बकर अल हिंदी और अमन का नाम अबू उमर अल हिंदी रखा गया। रक्का से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर यूफ्रेट नदी के किनारे पर शरीयत की 25 दिन की ट्रेनिंग दी गई। उस वक्त हमारे साथ अलग अलग देश के 45 से 50 लोग थे। आखिरी 3 दिन हमें AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई। हमारा लिखित और मौखिक टेस्ट लिया गया और फिर हमें अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए। अरीब सिविल इंजीनियरिंग का छात्र था तो उसे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डाला गया। इसी तरह फहद को कार रिपेयरिंग मिली तो शमीम को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग संभालने को मिला। अमन को इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में डाला गया।
रक्का का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें वहां एक गांव में रखा गया। उस गांव में कोई नहीं था। उस गांव में एक बिल्डिंग की खिड़कियों को बुलेट प्रूफ बनाने का काम दिया गया। एक दिन काम करते वक्त फायरिंग हुई। उस फायरिंग में मुझे गोली लगी। 4-5 घंटे में बेहोश था। होश आने पर मैं 1 किलोमीटर चलकर गया और अस्पताल में भर्ती हुआ। 8-10 दिन के इलाज के बाद रक्का में अपने दोस्तों को मिलने गया। उसके बाद मुझे मोसुल यूनिवर्सिटी का रास्ता बनाने का काम दिया गया। मैं जख्मी था, इसलिए काम करते वक्त चक्कर आता था, नाक से खून आता था, तो मैंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाने की इजाजत मांगी। उन्होंने इजाजत दे दी और $2000 भी दिए। उन लोगों ने मुझे तुर्की छोड़ा और वहां से मैं इस्तांबुल आया। इस्तांबुल पहुंचते ही आरिफ माजिद ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया। वो वहां एक दिन रुका भी और दूसरे दिन तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट से मुंबई पहुंचा, जहां एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया और अब उससे पूछताछ जारी है। एनआईए लगातार अरीब से पूछताछ कर रही है और अब हम आपको दिखाते हैं कैसे पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद में भी शुरू से अव्वल रहने वाला अरीब आतंक के रास्ते पर चल पड़ा। अरीब मजीद, ये नाम इस साल अगस्त में पहली बार मीडिया में सुर्खियों में आया। खबर थी कि मुंबई से लगे कल्याण का रहने वाला ये नौजवान अपने 3 दोस्तों के साथ आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए इराक चला गया है। घर परिवार समझ नहीं पा रहा था कि पढ़ने में हमेशा अव्वल रहने वाले 23 साल के अरीब ने आतंक का रास्ता आखिर क्यों चुना। नवी मुंबई के कलसेकर कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहे अरीब से परिवार ने ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी थीं। ये उम्मीदें गलत भी नहीं थीं, क्योंकि अरीब पढ़ाई के अलावा खेलकूद और दूसरी गतिविधियों में भी शुरू से ही अव्वल था। 2013 तक अरीब की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जनवरी 2014 में उसके रवैये में बदलाव दिखने लगा था। क्या है ये सब? हाँ? कितनी बार समझाया तुम लोगों को कि घर में ये सब मत देखा करो। अरे ये सब देखती हो फिर इस तरह के कपड़े पहनती हो। अरे ये सब घर में होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे बात है। अरे तेरा प्रॉब्लम क्या है? तुझे पता है तू आजकल कितनी टिपिकल बातें करने लगा है। ये मत देखो, ये मत खाओ, ये मत पहनो। मेरे को मत समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। ये देख। बस इसमें बहस की जरूरत नहीं, तुम अंदर हो। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे के अंदर। जिसको जो जीना है वो करो। अरे इसको आजकल क्या हो गया है? ज़हीन सोच रखने वाला अरीब अब बहनों को बुर्के में रहने की सलाह देने लगा था। बहनों के जीन्स पहनने, बाहर घूमने, फिल्म देखने पर उसे आपत्ति होती थी। इसे वो इस्लाम के लिए हराम ठहराने लगा था। मार्च-अप्रैल में उसने मोबाइल रखना भी बंद कर दिया। अरीब की दुनिया अब उसके 3 दोस्तों फहद शेख, अमन टंडेल और शमीम टंकी तक सिमट गई थी, जो अरीब के नजरिए से ही दुनिया देखते थे। इराक जाने से पहले घर वालों के लिए छोड़ी गई चिट्ठी में अरीब ने लिखा था, मुझे रोना आता है जब मैं आप लोगों को खुदा की इबादत की जगह आराम तलब और पाप में डूबी हुई जिंदगी जीते देखता हूँ। मैं खुदा की राह पर जिहाद के लिए इराक जा रहा हूँ। आरिफ माजिद दिन भर अपने कमरे में कैद रहता था और अपने परिवार के लोगों से भी बातचीत उसने बंद कर दी थी। कहा जाता है कि इसी समय वो अपने अन्य 3 साथियों के साथ कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिन्होंने उसे जिहाद के लिए उकसाया। पुलिस जांच में साफ हुआ कि आरिफ और उसके तीनों दोस्तों की उस दौरान आदिल डोलारे नाम के फल दुकानदार से नजदीकी थी, जो इस्लाम की धार्मिक शिक्षा देने का काम भी करता था। 2 अफगान नागरिक भी इनके संपर्क में थे। आरिफ को बहकाने के लिए ठाणे के कारोबारी पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा था, जिसने इन चारों दोस्तों के हज पर जाने का खर्च उठाया था। सूत्रों की माने तो 23 मई को हज यात्रा के बाद आरिफ और उसके 4 दोस्त अपने ग्रुप से अलग हो गए और 25 मई को फजुल्ला पहुंचकर आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो गए। तब से उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। आरिफ माजिद से NIA, IB और ATS के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आरिफ माजिद ने जांच अधिकारियों को बताया कि वो इराक जाकर आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो गया था।
आरिफ माजिद ने यह भी माना कि उसने इराक के शहर मोसूल और सीरिया में आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी दिया था। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरिफ माजिद को अपने किए का कोई गम नहीं है। जुलाई में आरिफ ने फोन कर अपने घर वालों को आईएसआईएस में शामिल होने की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर की। अगस्त में आरिफ के तीनों दोस्तों में से किसी एक ने उसके घर पर फोन करके बताया कि आरिफ शहीद हो गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल आरिफ मोसुल में आईएसआईएस के जिस ठिकाने पर था वो अमेरिकी हवाई हमले में तबाह हो गया। आरिफ की जान इसलिए बच गई क्योंकि वो हवाई हमले से ठीक पहले वहां से निकल गया था। बचता बचाता आरिफ इसके बाद तुर्की पहुंचा। वहां से उसने पिता को फोन कर जान बचाने की गुहार लगाई। हेलो हेलो अबू हम बोल रहे हैं। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ बेटा। हमें बचा लीजिए, हम घर वापस आना चाहते हैं, तो हमें बचा लीजिए। इसके बाद एनआईए और आईबी की टीम उसे लेकर भारत आई। जांच अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब आरिफ माजिद से पूछताछ कर वो आईएसआईएस के साथ साथ उन 3 युवकों की भी जानकारी ले रहे हैं जो उसके साथ इराक गए थे। आरिफ से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में आरिफ ने कई अहम राज खोले हैं, जिससे खुफिया विभाग भी हैरान है। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी